हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे न्यू चैप्टर इलेक्ट्रिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वो होता है जैसे कि अभी तक हम लोग इलेक्ट्रिशियन डिपार्टमेंट में या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ते आए हैं कि बहुत से यूनिट्स को हम लोग बार बार रिवाइज करते हैं या बार बार वो यूनिट्स हम लोग के सामने आता है। जैसे कि करंट हो गया, करंट को हमने एम्पियर में मेजर करते हैं, उसकी यूनिट जैसे कि एम्पियर होती है करंट की। वैसे ईएमएफ जिसको हम लोग उसकी यूनिट वोल्ट में नाप मेजर करते हैं। रेजिस्टेंस हो गया जिसकी यूनिट ओम में हम लोग मेजर करते हैं। तो इन सब को नापने के लिए डिफरेंट टाइप के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बने होते हैं जिसके सहायता से या जिसके हेल्प के द्वारा हम लोग वो यूनिट्स को या जितने भी हमको चाहिए स्केल के द्वारा या उसके रिकॉर्ड्स के द्वारा वो हम लोग नापते हैं। उसी को हम लोग इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। सबसे पहले हम लोग टाइप्स देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कितने टाइप के होते हैं। फर्स्ट जो होते हैं वो डिफ्लेक्टिंग टाइप के होते हैं। डिफ्लेक्टिंग टाइप वो होते हैं कि स्केल के ऊपर नीडल जो है वो मूव करती है और जितना रीडिंग वो मूव करती है उसी को डिफ्लेक्शन या डिफ्लेक्टिंग टाइप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। जैसे कि ऐसे हम स्केल देखे होंगे अपने इंस्ट्रूमेंट में, तो उस पे एक नीडल मूव करती है जो कि वो जितना मूव करेगी उतना पार्ट मूव करने के पश्चात यहाँ से यहाँ जैसे इसने मूव किया तो इस पार्ट को हम लोग एज अ रीडिंग काउंट करते हैं। और ये इसकी इस पॉइंट के एक जगह से दूसरे जगह को मूव होना यानी कि डिफ्लेक्ट होना अपनी जगह से, इसीलिए इसको हम लोग डिफ्लेक्टिंग टाइप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट आता है रिकॉर्डिंग टाइप। रिकॉर्डिंग टाइप वो होता है कि जैसे ग्राफ पेपर पे एक नीडल, इंक वाली नीडल होती है, वो कुछ भी उसमें डिफ्लेक्शन होता है और वो डिफ्लेक्शन जो है इंक के तौर पे उस ग्राफ पेपर पे जो है एक ग्राफ लाइंस जो है वो बनती जाती है। वो ग्राफ पेपर को हम लोग एज अ रिकॉर्ड कंसिडर करते हैं और उस रिकॉर्ड को हम लोग सालों साल तक रख सकते हैं उसके मेजरिंग रिकॉर्ड्स को, और उसको हम लोग बोलते हैं उस टाइप के इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं रिकॉर्डिंग टाइप। नेक्स्ट आता है इंटीग्रेटिंग टाइप। इंटीग्रेटिंग टाइप इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वो होता है जो कि पास्ट टाइम में जितना हमने काम किया या पास्ट टाइम में जितनी जैसे कि कोई भी वर्क डन हुआ, जैसे कि एग्जांपल में हम लोग बताते हैं एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर यानी कि वो मीटर होता है जिससे कि बिजली के यूनिट्स कितनी खर्च हुई है उसको हम लोग मेजर करते हैं। तो वो एनर्जी मीटर क्या करता है कि पास्ट टाइम में जितनी भी यूनिट बिजली जो है यूज़ की गई है उसके रिकॉर्ड को रखता है। उस टाइप के इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को हम लोग बोलते हैं क्या, इंटीग्रेटिंग टाइप। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बेसिकली ये इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है वो 3 बेसिस पे डिवाइड करते हैं। एक तो वर्किंग प्रिंसिपल के हिसाब से डिवाइड करते हैं। दूसरी बात उनके मेजरिंग यूनिट्स के ऊपर हम लोग डिवाइड करते हैं कि उनके टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं। और एक आता है उसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्शन में जो इलेक्ट्रिकल मेजरिंग यूनिट के कंस्ट्रक्शन होते हैं उनके बेसिस पे हम उनको डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग मेन जो है वो स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखते जाएंगे कि इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कितने टाइप के होते हैं और वो कैसे कैसे काम करते हैं, उनके कंस्ट्रक्शन कैसे होते हैं और किस यूज़ के लिए वो बनाए गए होते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग प्रिंसिपल। इस बेस के आधार पर, वर्किंग प्रिंसिपल के बेस के आधार पर हम लोग इलेक्ट्रिकल मेजरिंग यूनिट्स को फॉलोइंग टाइप में हम लोग डिवाइड करते हैं। फर्स्ट मूविंग कॉइल, मूविंग आयरन। और मूविंग आयरन को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, रिपल्सन टाइप और अट्रैक्शन टाइप। मूविंग कॉइल, मूविंग आयरन का नाम आपने बार बार जरूर अपने प्रैक्टिकल में सुना होगा जब यूज करते हैं हम लोग मीटर में कि किस टाइप का मीटर है, ये नाम बार बार आपको सुनाई दिया होगा। थर्ड आता है डायनोमोमीटर टाइप। डायनोमोमीटर टाइप बेसिकली वो होता है कि 2 परमानेंट मैग्नेट के बीच में अगर कोई कॉइल मूव करता है उससे कुछ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उस टाइप के मीटर को हम लोग बोलते हैं डायनोमोमीटर टाइप। फिर आता है फोर्थ हॉट वायर टाइप। हॉट वायर टाइप नाम से ही आपको पता चल रहा है गर्म तार टाइप का इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। फिर फिफ्थ आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप। इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप जो है इसको हम लोग भी देखेंगे, ऐसे तो हम लोग सब चीज़ को देखेंगे। फिर लास्ट है इंडक्शन टाइप।
इंडक्शन टाइप मीटर जो है किस टाइप का होता है उसको भी हम लोग बार बार से देखेंगे। फिर हम लोग मेजरिंग यूनिट्स के ऑन द बेसिस ऑफ मेजरिंग यूनिट्स उसको कितने टाइप्स से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को। तो आप ये सारे मीटर्स आपने देखा भी होगा, आपने यूज भी किया होगा। तो मेजरिंग यूनिट्स जैसे वोल्ट मीटर, ए मीटर, ओम मीटर, वाट मीटर, पावर नापने के लिए पावर फैक्टर नापने के लिए पावर फैक्टर मीटर होता है, और एनर्जी मीटर आपने सभी देखा होगा कि हम लोग एनर्जी मीटर में बिजली की कितनी यूनिट्स जो है वो खर्च हुई है, कंजम्पशन हुआ है, उस को हम लोग एनर्जी मीटर के द्वारा हम लोग मेजर करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि अब हम लोग देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में डिफरेंट टाइप के टॉर्क्स काम करते हैं। अब वो टॉर्क कौन कौन से होते हैं पहले हम लोग वो देख लेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल किसी भी इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में 3 टाइप के टॉर्क बेसिकली जरूर काम करते हैं। फर्स्ट होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। सेकंड होता है कंट्रोलिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क, और थर्ड होता है डैम्पिंग टॉर्क। तो सबसे पहले हम लोग टॉर्क समझ लेते हैं कि टॉर्क एक्चुअली होता क्या है। किसी भी चीज़ को अपनी जगह से मूव कराने में जो फोर्स लगता है, जनरल भाषा में आप समझ लीजिए कि किसी भी एक चीज़ को या किसी भी कोई पदार्थ को, कोई मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराने में जो फोर्स लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉर्क। ठीक है। अब ये टॉर्क जो हमने बताया कि इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में 3 टाइप के होते हैं, डिफ्लेक्शन टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क और डैम्पिंग टॉर्क। तो डिफ्लेक्शन टॉर्क क्या होता है कि अगर कोई नीडल है, स्केल बना हुआ है, उस स्केल पे नीडल जो है एक जगह से दूसरी जगह इनको मूव करना है, तब तो है हम लोग को रीडिंग मिलती है। अब इस नीडल को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ता है, और वो फोर्स हमको किसके द्वारा मिलता है, जिस चीज़ को हमको मेजर करना होता है उसके फोर्स से ये नीडल या पॉइंटर जो है वो मीटर स्केल पे एक जगह से दूसरी जगह मूव करना स्टार्ट करता है, ये मूव करता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं डिफ्लेक्शन टॉर्क। ठीक है। नेक्स्ट आता है कंट्रोलिंग टॉर्क। कंट्रोलिंग टॉर्क क्या होता है कि जब नीडल एक जगह से दूसरी जगह मूव करता होता है तो ये इसके ऊपर कंट्रोल करना आवश्यक होता है। अगर हम लोग इस नीडल को कंट्रोल नहीं करेंगे तो विदाउट कंट्रोलिंग टॉर्क ये जो है इसकी रीडिंग बिल्कुल इन्फिनिटी हो जाएगी, वो इन्फिनिटी शो करेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो इस नीडल को कंट्रोल करने के लिए हम लोग कंट्रोलिंग टॉर्क का यूज़ करते हैं, और इसको हम लोग रीस्टोरिंग टॉर्क भी बोलते हैं। और विदाउट कंट्रोलिंग टॉर्क डिफ्लेक्शन टॉर्क जो है वो इन्फिनिटिव शो करने लगता है। ठीक है। और एक तरह से कह लीजिए कि जो कंट्रोलिंग टॉर्क है वो, अगर डिफ्लेक्शन टॉर्क जो है इधर लग रहा है तो कंट्रोलिंग टॉर्क जस्ट इसके अपोजिट काम करता है एज अ रेजिस्टेंस फॉर द डिफ्लेक्शन टॉर्क। फिर उसके बाद से ये डिफ्लेक्शन टॉर्क का हेल्प क्या होता है, अगर मान लीजिए कि जब नीडल डिफ्लेक्शन टॉर्क के थ्रू जब किसी पॉइंट पे जाके रुकेगी नहीं, उस पॉइंट पे जाके ये कंटिन्यूसली मूव करती रहेगी अपने जितना भी उनका पावर होता है उसके हिसाब से ये कंटिन्यूसली वहाँ पे उस पॉइंट के आसपास ये मूव करती रहेगी। अब उस नीडल को एक पॉइंट पे फिक्स लाने के लिए, जिससे कि रीडिंग हम लोग को एक्यूरेट मिले, तो उसको हम लोग कंट्रोलिंग टॉर्क के थ्रू हम लोग कंट्रोल करते हैं, और ये नीडल कंट्रोलिंग और डिफ्लेक्सिंग टॉर्क जहाँ इक्वल हो जाते हैं वहाँ पे जाके नीडल रुक जाती है, और फिर हम वहाँ से आसानी से हम लोग अपनी रीडिंग को है काउंट कर लेते हैं। और फिर वापस जिस रीडिंग पे नीडल रुकी है, जिस पॉइंट पे ये नीडल रुकी है, उस पॉइंट से वापस 0 पॉइंट पे लाने के लिए इस नीडल को कौन सा टॉर्क की हेल्प चाहिए होगी, कंट्रोलिंग टॉर्क। विदाउट कंट्रोलिंग टॉर्क ये नीडल वापस 0 पॉइंट पे नहीं आएगा, इसलिए कंट्रोलिंग टॉर्क के इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है।
बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। फर्स्ट, अब ये कंट्रोलिंग टॉर्क को हम लोग मेनली दो कंपोनेंट्स कह लीजिए या इलेक्ट्रिकल मेजरिंग यूनिट्स इंस्ट्रूमेंट के पार्ट्स कह लीजिए, उनको उसके द्वारा हम कंट्रोलिंग टॉर्क जनरेट करते हैं। अब ये कंट्रोलिंग टॉर्क जो होता है वो मेन काम करता है किस के द्वारा? हम कंट्रोलिंग टॉर्क जनरेट करते हैं स्प्रिंग के द्वारा, सेकंड हम जनरेट करते हैं ग्रेविटी के द्वारा। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे कि कंट्रोलिंग टॉर्क जनरेट कैसे होता है। तो यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कि स्प्रिंग कंट्रोल के द्वारा हम लोग कंट्रोलिंग टॉर्क कैसे देते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि ये स्केल, इसको हम लोग स्केल बोलते हैं। इस स्केल के द्वारा हम लोग रीडिंग जो है वो काउंट करते हैं। ये हो गया निडल। ये निडल जो है वो जितना मूव करेगा एज अ पॉइंट वो शो करता है कि स्केल पे कितनी रीडिंग तक ये निडल जो है मूव हुआ। ठीक है, अब इसके बाद से हम लोग देखते हैं कि निडल जिस एक्सिस पे मूव करता है, जिससे वो फिक्स होता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्पिंडल। इसको हम लोग स्पिंडल बोलते हैं। ठीक है, फिर अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है बैलेंस वेट। बैलेंस वेट हर नीडल में होगा, क्योंकि नीडल को एक जैसे कि तराजू होता है, तराजू की एक तरफ वेट रखते हैं और एक तरफ हम लोग जो भी सामान तौलना होता है उसको रखते हैं। तो उसके लिए हम जो वेट रखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस वेट। ठीक है, और उस बैलेंस वेट, जितना वेट हम लोग बढ़ाते हैं और जिस पे बैलेंस हो जाता है उसी वो जो है उसका मैग्नीट्यूड हो जाता है कि हाँ इतने भार का या इतने केजी का या इतने वेट का वो सामान है। तो इस निडल को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम लोग एक बैलेंस वेट लगाते हैं, जिसके द्वारा निडल जो है वो इसके लेंथ और इसके काउंटर वेट को बैलेंस करने के लिए ये वेट लगा होता है, इसीलिए इसको हम लोग बैलेंस वेट बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे कि दो स्प्रिंग दिख रही है, ये स्प्रिंग होती है। इसी स्प्रिंग के द्वारा हम लोग जो है कंट्रोलिंग टॉर्क जनरेट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जब हम जिस चीज़ को हमें मेज़र करना है उसके पावर सप्लाई से या उसके थ्रू जिस यूनिट को हमें नापना होता है उसके कनेक्शन के द्वारा हम जब इस मीटर को कनेक्ट करते हैं तो उसके पावर के थ्रू इस नीडल में डिफ्लेक्शन टॉर्क आता है। डिफ्लेक्शन टॉर्क डिफ्लेक्ट होता है, और जब ये डिफ्लेक्ट होता है तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ पे कंट्रोलिंग टॉर्क यूज़ करते हैं स्प्रिंग्स के द्वारा। ये कंट्रोलिंग टॉर्क जो है वो कंट्रोल करता है तो ये स्प्रिंग जो है कंट्रोलिंग टॉर्क जनरेट करता है, जिसकी वजह से निडल जो है ये कंट्रोल होता है वापस 0 पॉइंट पर आने तक, और डिफ्लेक्शन ज़्यादा मूव होने लगता है, ज़्यादा डिफ्लेक्शन होने लगता है गिवन पॉइंट पे पहुंचने के बाद से उसको कंट्रोल करने का। यहाँ स्प्रिंग, दो स्प्रिंग लगे होते हैं, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगा होता है और दूसरा जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगा होता है। ठीक है, अगर स्प्रिंग जो है निडल के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगा है तो दूसरा स्प्रिंग जो कि बेस पे फिक्स रहता है, बेस के सहारे, वो जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगा होता है। तो यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि जब डिफ्लेक्शन टॉर्क जनरेट होता है तो एक स्प्रिंग जो है एक्सपेंड होगा यानी कि फैलेगा, और दूसरा स्प्रिंग जो है वो श्रिंक होगा यानी कि वो और सिकुड़ेगा। ठीक है, तो स्प्रिंग जैसे हम लोग जानते हैं कि स्प्रिंग का एक अपना कैरेक्टरिस्टिक होता है कि स्प्रिंग को उसके नॉर्मल अवस्था से या तो प्रेस करने पे या उसके ऊपर फोर्स लगा के उसको एक्सपेंड करने के बाद छोड़ने पे स्प्रिंग वापस अपनी पोजीशन आने का मेन कैरेक्टरिस्टिक उसमें होता है या कैरेक्टर उसमें होता है। तो इसकी वजह से अगर डिफ्लेक्शन टॉर्क हुआ तो अगर ये स्प्रिंग एक्सपेंड हो रहा है तो ऑब्वियसली जो एंटी क्लॉकवाइज स्प्रिंग है वो सिकुड़ेगा यानी कि श्रिंक होगा, या कि वो अपनी जगह से और ज़्यादा वो छोटा हो जाएगा, जिसमें कि इसमें जो है वो काइनेटिक एनर्जी स्टोर हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी स्टोर हो जाएगी। अब जब पावर रिलीज किया जाएगा तो ये काइनेटिक एनर्जी रिलीज होगी, जिसकी वजह से जो निडल है वापस वो अपने 0 पॉइंट पे आने के लिए मजबूर हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्रिंग के द्वारा
कंट्रोल टॉर्क जनरेट करते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में। अब हम लोग ध्यान देंगे कि इस स्प्रिंग के मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होने चाहिए, यानी कि इस स्प्रिंग के गुण क्या होने चाहिए। सबसे पहली बात, ये स्प्रिंग जो है फास्फोरस ब्रॉन्ज से बना होता है, फास्फोरस ब्रॉन्ज से बना होता है ये। और स्प्रिंग की ये एक और खासी बात है, इसको हम लोग हेयरलाइन स्प्रिंग भी बोलते हैं। हेयरलाइन स्प्रिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बहुत पतला तार का बना होता है, ठीक है, क्योंकि निडल जितना पतला होगा उससे और पतला तार का ये स्प्रिंग होता है। इस स्प्रिंग के, इन दोनों स्प्रिंग का मेन जो है क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ये बहुत कम होना चाहिए और टेम्परेचर कोफिशिएंट भी कम होना चाहिए। इन पे टेम्परेचर कोफिशिएंट जितना कम होगा, टेम्परेचर का इफेक्ट इन स्प्रिंग्स में कम पड़ेगा, जिससे कि ये स्प्रिंग अपना जो एक्चुअल शेप है उसको चेंज नहीं करेंगे। तो ये होता है आपका स्प्रिंग कंट्रोल के द्वारा कंट्रोल टॉर्क जनरेट करना। तो अभी तक हमने देखा स्प्रिंग कंट्रोलिंग, अभी तक हमने देखा स्प्रिंग कंट्रोलिंग और उसकी प्रॉपर्टीज़ देखा कि क्या क्या कैरेक्टर या प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होनी चाहिए, वो मैंने अभी बताया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे ग्रेविटी कंट्रोल। ग्रेविटी कंट्रोल के द्वारा हम लोग कंट्रोलिंग टॉर्क कैसे जनरेट करते हैं। अब ग्रेविटी कंट्रोल के द्वारा हम लोग कंट्रोलिंग टॉर्क कैसे जनरेट करते हैं, हमने पहले ही बताया था कि स्केल और निडल के जस्ट अपोजिट साइड बैलेंस वेट लगा होता है, जो कि वो बैलेंस करता है निडल को, ठीक है। इसके जस्ट 90 डिग्री, इस निडल के जस्ट 90 डिग्री एंगल पे हम लोग एक वेट लगा देते हैं, जिसको हम लोग कंट्रोल वेट बोलते हैं। 90 डिग्री पे लगा देते हैं, जिसको हम लोग कंट्रोल वेट करते हैं। और वो 90 डिग्री एंगल पे कंट्रोल वेट क्या होता है, ग्रेविटी के सापेक्ष, यानी कि ग्रेविटी के जिस टाइप के साइड ग्रेविटी का फोर्स लगता है, जस्ट उस फोर्स के सापेक्ष ये कंट्रोल वेट जो है वो फिक्स होता है। नॉर्मली अगर कोई पावर नहीं इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे लग रहा है, तो ये निडल इस कंट्रोल वेट के अनुसार या इसकी वजह से ये निडल जो है किस पॉइंट पर रहेगा, 0 पॉइंट पर रहेगा, ठीक है। जब कोई पावर इस इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे अप्लाई किया जाता है, तो ये निडल जो है इस ग्रेविटी फोर्स के अपोजिट, इस ग्रेविटी फोर्स के अपोजिट ये निडल टॉर्क जनरेट करता है, और ये निडल जस्ट डिफ्लेक्शन जनरेट करता है, और उसकी वजह से ये निडल एक से दूसरी जगह दूसरे पॉइंट पे ये आ जाता है। और ये कंट्रोलिंग टॉर्क में जो हम कंट्रोल वेट लगा के रखते हैं, वो वेट जो होता है वो उसको डिफ्लेक्शन को कंट्रोल करने के काम आता है। इसको हम लोग कहते हैं कंट्रोलिंग बाय ग्रेविटी कंट्रोल या ग्रेविटी फोर्स। तो ये तो था ग्रेविटी कंट्रोल, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप के और कितने इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं और उनको कैसे हम लोग यूज करते हैं। अभी के लिए इतना ही।